कि अनजान मोड़ नहीं होते हैं, बस रास्ते सही होने चाहिए। और हर कार्यक्रम इंटरेस्टिंग बन जाता है, बस हमसे नरेटर और आप जैसे दर्शक होने चाहिए। इससे पहले कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए, चलो कुछ सुनाते हैं। तो क्या हुआ अगर दुनिया नहीं जानती हमारा नाम? हम अपना नाम खुद बताते हैं। सो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एवरीवन। दिस इज चांदनी, दिस इज अनीशा। सो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर क्यों प्रेजेंट हैं। क्यों प्रेजेंट है? आज हमारे स्कूल यानी वीपीएस ग्लोबल का जुडिशरी एक्ट होने वाला है, तो ऑफ कोर्स अच्छा तो होना ही चाहिए। सो आई रिप्रेजेंटिंग क्लास 11th स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, जिसमें आज हम पेश करेंगे आपके सामने केस 26/11 को। इस केस को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि 26/11 क्या है। कैसे 26/11 का नाम सुनते ही लोगों के अंदर दहशत छा जाता है, और आखिर ये आतंकवादी आए कहां से जिन्होंने ये आतंक फैलाया? यानी ये आतंकवादी हिंदुस्तान के नहीं थे, बाहर से आए थे। जी हाँ, ये आतंकवादी बाहर से समुद्र के रास्ते से आए थे विद प्लानिंग। इनका एक साथी भारत में कई बार आया गया था। जी हाँ, ये बात है उस रात की जब मुंबई का समुंदर एकदम शांत था। तेज हवा के साथ पानी अपनी रफ्तार पकड़ रहा था और उसी बीच उस समुंदर में एक मछुआरे की नाव आती दिखती है। लगभग 10 लोग सवार थे उस नाव पर। कुछ समय बाद वो नाव किनारे पर आती है और उसमें से एक एक करके 8 लोग उतरते हैं, हाथ में AK-47 और कंधे पे ग्रेनेड से भरा बैग। जी हाँ, बोट में 10 लोग थे, लेकिन सिर्फ 8 लोग उतरते हैं। यानी कि वो 8 लोग 2-2 के पेयर में उतरते हैं, और 10 में से 8 लोग उतरते हैं 4 पेयर में, और 2 लोग जो बोट के अंदर रहते हैं से किनारे पे जाते हैं और चाहते हैं कुछ लोग टैक्सी से जाते हैं, जिससे कि वो आसानी से अपनी जगह पे पहुंच सके और अपने काम को अंजाम दे। अब ये 8 लोग 4 के ग्रुप में, 2-2 के ग्रुप में 4 अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे कामा हॉस्पिटल, ताज होटल, CST स्टेशन, लियोपोलो कैफे। और ये 4 जगह। और जो 2 लोग नाव में बच गए थे, जो वापस मुड़ जाते हैं, वो जाते हैं ओबरॉय होटल की तरफ। मुंबई की ये 5 ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर भीड़ भाड़ का माहौल लगा रहता था और बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहता था। टेररिस्ट ने एक एक करके सभी जगहों पे निशाना साधा और अपने काम को अंजाम दिया। न सिर्फ अपने काम को अंजाम दिया, बल्कि उन्होंने अपने गिरफ्त में ऐसे लोगों को लिया जो थोड़े अमीर हो, उनकी ID हैक की और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ सके और अपने आप को सेव कर सके। ये एक अटैक नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बस एक टेरर अटैक नहीं था, क्योंकि इस अटैक में न जाने कितने फैमिलीज ने अपने फैमिली के मेंबर्स खोए, कितनी फैमिली अंधेरे में चली गई। ये अटैक लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे चलता है। 72 घंटे उस दिन मुंबई इस अटैक को झेलती है, इसमें जी नहीं पाती अपने खुले मिजाजों के साथ। और 3 दिन बाद जब हालात पुलिस के काबू में आते हैं, तो 10 आतंकवादी में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं और सिर्फ 1 आतंकवादी बचता है, जिसपे कि ये पूरा केस है, यानी कसाब। जी हाँ, कसाब, जिसे हम अजमल आमिर कसाब के नाम से जानते हैं। ये 20 और 21 साल का एक नौजवान लड़का है जिसने ये आतंक फैलाया। हाँ, यकीन करना कितना मुश्किल है ना कि बस 20 से 21 साल का वो नौजवान जो अभी अपने बचपन के अंधेरे से उभरा है, वो इतना अटैक कर सकता है, इतना भारी काम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आतंक फैला सकता है। जब सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो और कानों में गोलियों की गूंज हो, तो इस पे विश्वास करना मुश्किल नहीं कि 20 और 21 साल का एक नौजवान लड़का आतंक फैला सकता है। आज हमारी क्लास आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रही है केस 26/11 यानी द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अजमल आमिर कसाब। आज हम बताएंगे इस कोर्ट की हियरिंग्स, जज का एक्शन, रिएक्शन और हियरिंग्स में क्या होता है। इस केस को शुरू करने से पहले मैं अपनी टीम मेंबर को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। दिस इज शिखा, एक्ट एज अ शिखा काजमी। ये एडवोकेट है जो कसाब का केस लड़ रही है। दिस इज उत्सव, एक्ट एज अ आदित्य सोलकर। ये शिखा काजमी की हेल्प करेंगे इस केस को सुलझाने के लिए। दिस इज निशान, एक्ट एज अ अजमल आमिर कसाब। इनके ऊपर ये पूरा केस है। दिस इज तेजस्वी, एक्ट एज अ तेजस निगम। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। दिस इज दीक्षांत, एक्ट एज अ रोहन सालियान। ये तेजस निगम की हेल्प करेंगे इस केस को सुलझाने के लिए। दिस इज आंचल, एक्ट एज अ ML दहलियान। ये चीफ जस्टिस है इस केस की। और हमारे इस जज के साथ हमारे 3 सपोर्टिंग जज भी हैं, मिस सना, मिस पलक एंड मिस्टर ऋषि।
और ये है आयुष सिंह एक्ट एज अ रतन टाटा. दिस इज रोहित राज एक्ट एज अ राज ठाकरे. दिस इज गौतम अडानी एक्ट. दिस इज शिवम अडानी एक्ट एज अ गौतम अडानी. दिस इज ASI सदानंद दत्त एक्ट एज अ अभय प्रताप. दिस इज प्रतीक दास एक्ट एज अ राज ठाकरे. दिस इज आगिब इमाम एक्ट एज अ डॉक्टर कटारी. एंड दिस इज आयुष सक्सेना एक्ट एज अ तरुण सक्सेना. अब बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी केस की पहली हियरिंग. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट हियरिंग. जज साहब पधार रहे हैं. क्लास की आदत. The Special Court under the Maharashtra Control of Organized Crime Act is now in session. The Honorable Judge M.L. Tahil Liani and his supporting judges presiding case number 175/2009, the State of Maharashtra versus Ajmal Amir Kasab and others. आप सभी लोग अपनी जगहों पर बैठ जाइए और आज की कार्रवाई बिना किसी देरी के शुरू की जाए. और सबसे पहले आरोपी अजमल आमिर कसाब को कोर्ट में पेश किया जाए. अजमल आमिर कसाब का गले में हाजिर हो. तो आप सभी का स्वागत है. सनसनी को इल्जाम देने वाले अजमल आमिर कसाब की कोर्ट में पहली हियरिंग है. तो आइए उनसे कुछ पुख्ता सवालों के जवाब पूछते हैं. इतने बड़े साजिश के पीछे की क्या सच्चाई थी कसाब, कुछ बताना चाहेंगे आप? मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा. मिस्टर अजमल आमिर कसाब, अजमल कसाब, अजमल कसाब. Please make the decorum of the court are upon this court. So Mr. Kasab, you have all the right to understand the proceeding. An interpreter will explain you all the things. Or do you understand? हाँ, मैं समझ गया. तो मिस्टर कसाब, आप अदालत को ये बताइए कि आपके वकील कौन है. गुड मॉर्निंग योर ऑनर. योर ऑनर, मेरा नाम शिखा काजमी है और आज मैं अपने क्लाइंट मोहम्मद कसाब का केस लड़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है और उन पर आज जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे बेबुनियाद है. माय लॉर्ड, ये रहा मेरा वकालतनामा. तो महाराष्ट्र की तरफ से और मिस्टर कसाब के खिलाफ ये केस कौन लड़ेंगे? गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड. माय लॉर्ड, मेरा नाम तेजस निगम है और आज मैं महाराष्ट्र सरकार या फिर वो सारे लोग जिन्होंने इस भयावह हमले में अपना सब कुछ खोया है उनकी तरफ से ये केस लड़ने जा रहा हूँ. और ये रहा मेरा वकालतनामा. गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ द एडवोकेट. तो सबसे पहले मिस्टर तेजस, आप अदालत को ये बताइए कि आपने मिस्टर कसाब पे कौन कौन से आरोप लगाए हैं. माय लॉर्ड, वह सारे चार्जेस मैं आपसे पढ़ के बताने की अनुमति चाहूंगा. क्या इजाजत है? इजाजत है. Your Honor, the accused Ajmal Kasab, along with 9 deceased terrorists, stands charged with first, Section 302 IPC, murder of 52 persons at CST station, 7 persons at Kama Hospital and others. Second, Section 307 IPC, attempt to murder 109 persons. Third, Section 121 IPC, waging war against the government of India. Fourth, Section 121A IPC, conspiracy to wage war. Fifth, Section 122 IPC, collecting arms with intention to wage war. Sixth, Section 122B IPC, criminal conspiracy. And seventh last, Section under Arm Act, Explosive Act, and Unlawful Activity Prevention Act. Your Honor, the charge sheet contain 11,280 pages, 650 witness, and 2,000 documentary pages, and irrefutable proof of guilt. That's all, my lord. माय लॉर्ड, ये सारे चार्जेस जो भी ये मेरे क्लाइंट पे लगा रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है. माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट सिर्फ 21 साल के हैं और इनका माइंड वॉश किया जा रहा है, इसलिए आज सब उन्हें गुनहगार कह रहे हैं. माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा मिस शिखा से, क्या अगर किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो क्या मासूम बेगुनाहों की जान लेता फिरेगा हथियार उठा के? क्या वो आतंकवादी बन जाएगा? ऑर्डर ऑर्डर.
देखिए मिस्टर तेजस, बात यहाँ इमोशंस की नहीं बल्कि गवाहों की है। अगर आपको लगता है कि मेरी क्लाइंट गुनहगार है तो आप अपने गवाह कोर्ट में पेश करिए, नहीं तो माय लॉर्ड मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट को आज के आज ही निर्दोष करार दिया जाए। और वैसे भी मिस्टर तेजस, मेरी क्लाइंट सिर्फ 21 साल के हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और वैसे भी माय लॉर्ड, बच्चे को बचपन में जो सिखाया जाता है बच्चा वही करता है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसमें गलती उसके माँ बाप की होती है। ठीक उसी प्रकार मिस्टर तेजस, यहाँ मेरे क्लाइंट के ऊपर जो थे, उन्होंने जिन लोगों ने इन्हें ऐसी शिक्षा दी, इन्होंने वैसा ही किया। तो मिस शिखा काजमी, आप कहना क्या चाहती है? क्या अब ये अदालत अजमल आमिर कसाब के माँ बाप को लाके इस कटघरे में हाजिर कर दे? और वैसे भी अभी ये 21 साल के हैं और इन्होंने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया है। आगे चलकर जब ये बड़े होंगे तो ये तो पूरे भारत या फिर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। मिस्टर तेजस और मिस शिखा, अदालत के फैसले सबूतों को पेश करने से मिलते हैं, ना कि दलीलों से। क्या आप दोनों के पास अदालत को पेश करने के कोई पुख्ते सबूत है? माफी चाहूंगी माय लॉर्ड। तो मिस्टर कसाब, डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस चार्जेस? हाउ डू यू प्लीड? और आप इसमें क्या जवाब देंगे? मुझे कुछ नहीं बोलना। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अजमल कसाब के बचाव में ये जितने भी बातें कही जा रही हैं, ये सरासर एक मजाक है। क्योंकि हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। जहां जहां पर इन्होंने हमला करा था, वहां की जितनी भी सीसीटीवी कैमरास है, उन सभी में इनके फेस की फुटेज आई है। और हमारी महाराष्ट्र पुलिस पे इन्होंने हमला भी किया है, और वो ये रहे वो सारे एविडेंसेस। मिस्टर तेजस, दिस इज अ कोर्ट रूम, नॉट अ मीडियल ट्रायल। अगर आरोपी ने यह साबित कर दिया है कि वो अयोग्य है, तो कोर्ट की आगे की दलीलें उन सबूतों के तौर पर ही चलेंगी। और मिस एडवोकेट शिखा काजमी, यू हैव बीन असाइन्ड फॉर अ डिफेंस कोर्स। Yes, Your Honor. Though I must state that this is an extremely difficult assignment given to the public sentiment. इसको भी दोषी तभी ठहराया जाएगा जब उसके खिलाफ सबूत होंगे। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक आरोपी को आरोपी की नजर से देखा जाएगा, ना कि अपराधी की नजर से। और हर एक आरोपी को ये अधिकार है कि वो कोर्ट के सामने अपनी बातें रख सके। और इसी के साथ मिस काजमी, कोर्ट की आपसे दरख्वास्त है कि आप मिस्टर कसाब का केस पूरे विगर के साथ लड़ें। As the court directs, my lord. माय लॉर्ड, अब मैं यहाँ पर अपने एक विटनेस मिस्टर सदानंद दत्त को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? इजाजत है। एएसआई सदानंद दत्त कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इस गीता पर हाथ रख के शपथ लेता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिस्टर दत्त। जिस समय मोहम्मद कसाब ने सीएसटी स्टेशन पर हमला करा था, उस समय वहां पर ये भी मौजूद थे और इस हमले को इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मिस्टर दत्त, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने वहां पर क्या क्या देखा? सर, मैं उस समय गुरुग्राम चौपाटी के बीच ड्यूटी पर था। लगभग 12:30 बजे मेरे पास एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था दो आतंकवादी हथियारों से लदे हुए सीएसटी स्टेशन पर हमला कर दिया है और वह व्हाइट कलर स्कोडा कार चुराकर मैराइन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। जब आपको पता चला कि वो लोग मैराइन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर पुलिस का और आपका क्या एक्शन था? हमने मैराइन ड्राइव के पास नाकाबंदी और बैरिकेड्स लगवा दिए। चौपट्टी के पास लगभग 12:45 पर एक व्हाइट कलर स्कोडा कार हाई स्पीड में आती दिखी। हमने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कार नहीं रोकी। हमने रोकने के लिए फायरिंग भी की। फिर कार आगे जाके 2 कदम आगे जाके रुकती है। दोनों तरफ से 2 आदमी निकलते हैं। उन्होंने भारी भारी बैग्स और गन्स हम पे तान रखी थी। देखते ही देखते उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाबी कार्रवाई में हमने ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। एक ने तो हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया, वह फटा। उससे हमारा कांस्टेबल तुकाराम ओमले घायल हो गए। वह कांस्टेबल थे जिन्होंने इस टेररिस्ट को पकड़ने में हमारी मदद करी। अगर वह नहीं होते तो आज ये टेररिस्ट इस अदालत में नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। माय लॉर्ड, जैसा कि अभी मिस्टर दत्त ने बताया
कि अजमल कसाब के एक साथी ने हमारे कांस्टेबल पर ग्रेनेड फेंका, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो इससे साफ पता चलता है कि उस समय ये हमला करके वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। और माय लॉर्ड, वैसे भी इन्होंने इनको अपनी आंखों के सामने देखा है। और आप बताइए मिस्टर दत्त कि आपने और क्या क्या देखा और आपने क्या क्या करा? 100% साहब जी, ये वही शख्स है जिसे हमने वहां पे पकड़ा था। इसी आदमी ने तो हमारे कांस्टेबल को 42 गोली मारकर हत्या की है, तो हम इस चेहरे को कैसे भूल सकते हैं। तो जब आपने इन्हें पकड़ा तो इनसे आपने क्या क्या चीजें बरामद करी, उन सभी चीजों के बारे में इस आप अदालत को बताइए। इसे हमें पकड़ने के बाद हमें एक AK-47, एक पिस्टल, 8 ग्रेनेड्स, एक वॉकी टॉकी फोन और 1200 रुपए मिले। माय लॉर्ड, जैसा कि अभी मिस्टर दत्त ने जितने भी मटेरियल एविडेंसेस के बारे में बताया, जो कि 1 से लेकर 18 तक है, वो इस बात का साफ प्रूफ है कि मोहम्मद अजमल अमीर कसाब इस हमले में इन्वॉल्व थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था इस हमले में। और ये रहे वो सारे मटेरियल एविडेंसेस की लिस्ट। तो मिस शिखा काज़मी, इतना कुछ सुनने और देखने के बाद क्या आपने विटनेस के बचाव में कुछ कहना चाहेंगी? माय लॉर्ड, मैं मिस्टर दत्त से पूछना चाहूंगी कि आप इनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया वो यही थे? हो सकते हैं कि इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। सर, हमने इसे सिर्फ 10 फीट के डिस्टेंस पे ही पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद हमने इसे वहीं पर डिटेन में पूछताछ भी की। मिस्टर दत्त, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई हो, क्योंकि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था उन्होंने अपने चेहरों पर कपड़े बांधे हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गलती या फिर कोई कंफ्यूजन हुई हो। नो सर, यह नहीं हो सकता। यह वही शख्स है। जब हमने इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम बताया। इसका नाम अजमल अमीर कसाब है और यह पाकिस्तान से आया है। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर दत्त के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे इस केस में जांच पड़ताल करने के लिए थोड़ी समय चाहिए, इसलिए मैं आपसे समय की दरख्वास्त करती हूँ। यह अदालत दोनों एडवोकेट्स के पक्षों को सुनने और सारे गवाहों को देखने के बाद इस नतीजे में पहुंचती है कि केस में पूर्ण तरह स्पष्टीकरण न दिखने के कारण यह अदालत दोनों वकीलों को कुछ और सबूत इकट्ठा करने की मोहलत देता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 7 days। हमारी कोर्ट ने कितना सोच समझकर फैसला लिया। भारत में रहते हुए ये न्याय प्रक्रिया यानी जस्टिस प्रोसेस तो हम भी जानते हैं कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, मगर एक बेगुनाह को सजा ना बाबा ना। और इसीलिए अभी भी हमारे कुछ एडवोकेट्स कसाब के साथ है और उसके पक्ष में लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने हमारी पहली हियरिंग में देखा कि कसाब के ऊपर लगाए गए चार्जेस के बारे में बताया गया और ASI सदानंद मिस्टर दत्त से कसाब के बारे में पूछताछ की गई। अब इस केस की सुनवाई 20 अप्रैल 2009 को की जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड हियरिंग की तरफ और देखते हैं कि केस में क्या नया मोड़ आता है। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड हियरिंग। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जज साहब पधार रहे हैं। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए। सबसे पहले आरोपी मोहम्मद कसाब को कटघरे में पेश किया जाए। अजमल आमिर कसाब कटघरे में हाजिर हो। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आप कुरान पे हाथ रख के कसम लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, मैं आज की कार्रवाई को शुरू करने से पहले अपने एक बेहद इंपॉर्टेंट विटनेस मिस्टर तरुण सक्सेना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? इजाजत है। डॉक्टर तरुण सक्सेना कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गीता पर हाथ रख के शपथ लेता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह है डॉक्टर तरुण सक्सेना जिन्होंने मोहम्मद कसाब का इलाज करा था। तो सबसे पहले डॉक्टर आप ये बताइए कि आपने जब मोहम्मद कसाब का इलाज करा था? जी माय लॉर्ड, मैंने ही डॉक्टर अजमल आमिर कसाब का इलाज करा था। ही वॉज ब्रॉट टू द नायर हॉस्पिटल अराउंड
2 a.m. on 29 November with some gunshots bounced to his right hand and left leg. क्या आप इनकी करंट कंडीशन के बारे में इस अदालत को बता सकते हैं? जी मिस्टर तेजस, माय लॉर्ड, द इंजरीज वर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन कुछ घाव हैं जिन्होंने जॉइंट्स को डैमेज कर दिया है, लेकिन वी स्टेबलाइज्ड हिम। आल्सो वी केप्ट हिम अंडर ऑब्जर्वेशन। इलाज के दौरान क्या इन्होंने आपको कुछ बताया? जी माय लॉर्ड, उन्होंने समथिंग हिंदी और पंजाबी को मिक्स करके बोला था। इफ द अदर टेररिस्ट सक्सीड इन देयर मिशन दे आस्क्ड अबाउट द ऑपरेशन एट ताज होटल। आल्सो माय लॉर्ड, ही हैड नो रिमोर्स। और कुछ? फॉर दैट आई हैव टू चेक माय नोट्स। कैन आई ब्रिंग इट माय लॉर्ड? इजाजत है। यस माय लॉर्ड, ही सेड दैट ये हमारा मिशन था, या तो हम मरेंगे या मार देंगे। दिस वाज अवर मिशन, वी विल किल और वी किल, यू कैन चेक इट। These are the medical evidence. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं डॉक्टर तरुण से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगी। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। कहिए मिसेस शिखा काज़मी। सो डॉक्टर तरुण, आपने मेरे क्लाइंट को अच्छे से एग्जामिन किया था? जी बिल्कुल शिखा काज़मी। तो डॉक्टर तरुण, कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे क्लाइंट पर फिजिकल असॉल्ट के निशान हो? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक 21 साल के क्लाइंट को जबरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा हो। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मेरे क्लाइंट को अच्छे से एग्जामिन किया था? जी नहीं, मैंने 2 to 3 टाइम अच्छे से चेक किया था। उनके शरीर पे ऐसे कोई फिजिकल असॉल्ट के निशान तो नहीं थे। आई एम श्योर। एक बार फिर सोच लीजिए डॉक्टर तरुण। शिखा काज़मी, आप मेरे प्रोफेशन पर शक कर रही हैं? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं डॉक्टर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। कहिए मिस्टर तेजस। माय लॉर्ड, जब मेरे क्लाइंट इस अदालत में अपने सारे एविडेंसेस को पेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट से बेबुनियाद के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? और इन सवालों से हमारे कोर्ट का कीमती वक्त जाया हो रहा है। मिस्टर तेजस, आप मेरे सवालों को किस बेस पर कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है? इनका कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। आप दोनों शांत हो जाइए। मिस्टर तेजस, आपको अपने विटनेस से कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। इस कोर्ट का और हम सबका कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। मिसेस शिखा काज़मी, आप भी। जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट से कुछ और सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मिस्टर तरुण, क्या इन्होंने आपको ये बताया था कि ये कहाँ से आए हैं? Yes, Mr. Tejas. He said that he is from Pakistan, from a village called Faridkot, which comes in Punjab province. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, जैसा कि अभी मेरे क्लाइंट ने बताया कि ये पाकिस्तान से आए हैं, और हमने इससे पिछली हियरिंग में भी जाना था कि ये पाकिस्तान से आए एक पाकिस्तानी नागरिक है। और आज के समय में वैसे भी पाकिस्तान में ऐसी काफी सारी टेररिस्ट एजेंसी है जो वर्क करती है। हो सकता है उन्हीं में से एक का हिस्सा हो मोहम्मद कसाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। कहिए मिसेस शिखा काज़मी। माय लॉर्ड, मैं मिस्टर तेजस से पूछती हूँ कि क्या अगर कोई नागरिक पाकिस्तानी है तो क्या वह गुनहगार होगा? वो निर्दोष नहीं हो सकता? ऐसे तो माय लॉर्ड हम लोग बाहरी देश से आए हुए हर नागरिक को शक करने लगेंगे, हर नागरिक को सबकी निगाहों से देखने लगेंगे, कोई निर्दोष नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑर्डर। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। मिसेस शिखा काज़मी, आप बताइए कि इस केस से रिलेटेड आपके पास कोई ठोस एविडेंस है या नहीं? और रही बात किसी की निर्दोष या दोषी होने की, तो वो आप हम पर छोड़ दीजिए। माफी चाहूंगी माय लॉर्ड, मुझे इस केस में और जांच पड़ताल करने के लिए थोड़े समय की दरख्वास्त है। इस केस में फिर से कोई स्पष्टी ना होने के कारण अदालत इस केस को और दोनों पक्षों को फिर से एविडेंस और बाकी चीजें इकट्ठा करने के लिए समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 5 जून 2009। मरने और मारने वाली बात कही थी। We can kill and we will kill। जी हाँ, मरने और मरने वाली बात बस एक 20 से 21 साल के नौजवान ने कही है। बोलने में जितना भयावह है, सुनने में रूह ही कांप जाती है। और इस बात को इतनी आसानी से, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सोचने का विषय तो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी थर्ड हियरिंग। लेट्स स्टार्ट थर्ड हियरिंग। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जज साहब पधार रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सबसे पहले मोहम्मद कसाब को कटघरे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आप कुरान पे हाथ रख के कसम लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय
माय लॉर्ड, मैं आज की कार्रवाई को शुरू करने से पहले अपने एक ऐसे क्लाइंट जिसके पास इस केस से संबंधित वे सारे इंटरनेशनल एविडेंसेस हैं जो इस बात का साफ प्रूफ है कि मोहम्मद कसाब ने ही इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट का नाम है मिस्टर राज ठाकरे। इजाजत है। राज ठाकरे कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गीता में हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यही है मेरे क्लाइंट मिस्टर राज ठाकरे, जिनके पास इस केस से संबंधित वो सारे इंटरनेशनल एविडेंसेस हैं जो इस बात का साफ प्रूफ है कि मोहम्मद कसाब एक पाकिस्तानी नागरिक है, वो दूसरे मुल्क से आए एक नागरिक है। योर ऑनर, हमें FBI, इंटरनेशनल, इंटरपोल से कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं जो इन बातों की पुष्टि करते हैं। माय लॉर्ड, हम एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के बेस पर ही कैसे साबित कर सकते हैं कोई गुनहगार है या नहीं? मिसेस शिखा काज़मी कोर्ट के दायरे और डेकोरम को मेंटेन करे, और वैसे भी कसाब गुनाहगार है या नहीं साबित करना हमारा काम है, आपका नहीं। लेकिन माय लॉर्ड, मिसेस शिखा काज़मी मैं बार बार नहीं कहूंगी, और मिस्टर राज ठाकरे आप तो माय लॉर्ड, मैं कह रहा था कि मेरे पास कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है जो इन बातों की साफ पुष्टि करते हैं, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। जीपीएस एविडेंस, इन्फ्लोटेबल बोर्ड से प्राप्त जीपीएस डिवाइस कराची पाकिस्तान से मुंबई तक के मार्ग दिखाते हैं। रास्ते में विजिट स्थान और समायांक दर्ज है। सैटेलाइट फोन रिकॉर्ड, आतंकवादी लगातार कराची में अपने हैंडलर्स के साथ संवाद में थे। हमारे पास उन बातचीतों का इंटरसेप्ट है जिसमें हमलावरों को वास्तविक समय में निर्देश दिया जा रहा है। वॉइस रिकॉर्डिंग, इंडियन इंटेलिजेंस रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन बिटवीन द टेररिस्ट एंड देयर हैंडलर्स। इस रिकॉर्डिंग में कसाब और अन्य को निर्देश लेते हुए सुना गया। अब आप जा सकते हैं मिस्टर राज ठाकरे। माइल्स एविडेंस, वॉइस रिकॉर्डिंग और एक्सेट्रा जिनसे साफ पता चलता है कि मोहम्मद कसाब बाहरी देश से आए एक नागरिक है। और मैं अब आपसे एक ऑडियो को प्ले करने की इजाजत चाहूंगा। सबसे पहले, क्या वो इजाजत है? इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम मियां। भाईजान बताइए करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें जितने लोग हो सके सबको मार के गिरा दो, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। हमें आतंक फैलाना है भारत मुल्क पर। जी भाईजान, हम सभी चाहते हैं। भाईजान, हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हम 200 लोगों को मार गिरा चुके हैं। और मारो, खत्म कर दो सबको, सालों को खत्म कर दो। हमारे लिए ये काफिर से कम नहीं बढ़कर। जी भाईजान, और वैसे भी इनको मारने से अगर जन्नत मिलेगी भाईजान, तो जन्नत के लिए कुछ भी। खुदा हाफिज। हमले के इरादे से अकेले नहीं आए थे, उनके साथ उनके साथी भी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। और वैसे भी माय लॉर्ड, ये एक लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह के हमलों को अंजाम देता है। ये हमला एक फुल्ली प्लान्ड ऑपरेशन था जिसका हिस्सा थे मोहम्मद कसाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, माई सेल्फ रोहन सालियान। माय लॉर्ड, आई एम अ जूनियर एडवोकेट ऑफ मिस्टर तेजस निगम। माय लॉर्ड, ये रहा मेरा वकालतनामा। तो माय लॉर्ड, मैं इस केस से जुड़ी कुछ पुख्ता फॉरेंसिक एविडेंसेस और इस केस से जुड़ी सबूतों को पेश करने की इजाजत मांगना चाहता हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, इन फॉरेंसिक एविडेंसेस को पेश करने हेतु मुझे डॉक्टर गोटानी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत मांगना चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर कटानी कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गीता पर हाथ रख के शपथ लेता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर गोटानी, आपने अपने फॉरेंसिक एविडेंसेस में क्या पाया? जी हाँ माय लॉर्ड, मैंने ही फॉरेंसिक एविडेंसेस की सारी जांच पड़ताल की है। हमने उसमें से फिंगरप्रिंट्स प्राप्त किए हैं जो 3 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड्स, एम्युनिशंस और मैगजीन्स पे मिलते हैं।
हमने इनके ब्लड सैंपल्स को CST स्टेशन और स्कोडा कार में जो मिले उससे मैच किए, जो बिल्कुल 100% मैच होते हैं। हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच किए, इन्होंने जो AK-47 फायर किया वो और जितने भी विक्टिम मिले वो मैच होती है जितनी बुलेट्स मिली हमें। तो क्या इसमें कोई कंटामिनेशन या एरर का चांस है? जी नहीं, हमने ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और इसमें हमें 100% कंफर्म है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, आई एम आदित्य सोलकर एंड आई एम अ जूनियर एडवोकेट। ये रहा मेरा वकालतनामा। माय लॉर्ड, मैं डॉक्टर गटानी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो डॉक्टर गटानी, आप ये बताइए, जो आपने फोरेंसिक एविडेंस की अभी बात करी है, क्या कभी उसे हम इम्प्लांट कर सकते हैं? जी नहीं, फिंगरप्रिंट्स, DNA, बैलिस्टिक्स इन सब को इम्प्लांट करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। थैंक यू डॉक्टर गटानी, अब आप जा सकते हैं। तो एडवोकेट सोलकर आप किसकी तरफ से हैं? माय लॉर्ड, मैं मेरे क्लाइंट मिस्टर अजमल अमीर कसाब की तरफ से हूँ, क्योंकि जो मेरी सीनियर एडवोकेट है उन्होंने इस केस को मुझे हैंडओवर कर दिया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर अदालत से पूछना चाहूंगा, क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे भरी अदालत से उठकर इस केस से संबंधित कोई भी सवाल की जांच पड़ताल करेगा जब उसको इस केस के बारे में ना पता है, इस केस से संबंधित उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो किस बेस पे मेरे क्लाइंट से सवाल पूछ रहे हैं? माय लॉर्ड, जैसे कि मेरे काबिल मित्र कह रहे हैं कि उनके क्लाइंट से सवाल पूछना गुमराह करना हुआ, तो इससे साफ साफ पता चलता है ये और इनके क्लाइंट अपने एविडेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। और हमें पता है अदालत हमेशा पुख्ता सबूत मांगती है और उसके बिहाफ पर अपना फैसला सुनाती है। ऑर्डर। मिस्टर सोलकर, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये केस आपको अभी अभी हैंड ओवर हुआ है। आपके पास इस केस से संबंधित कोई भी पुख्ता एविडेंसेस नहीं है, तो फिर आप किस बेस पर कह रहे हैं कि हमारे जितने भी एविडेंसेस हैं वो फुल्ली प्रूफ एविडेंसेस नहीं है? मिस्टर सोलकर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास कोई ठोस एविडेंस है, क्योंकि आप इस केस में नए हैं। सॉरी माय लॉर्ड, मेरे पास अभी कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि वो मुझे कुछ समय की मोहलत दे, जिसके अंदर मैं कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकूं। दोनों पक्षों और उनके गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह फैसला लेती है कि अदालत मिस्टर सोलकर को 1 हफ्ते का समय देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 7 days। हमारी थर्ड हियरिंग में मिस्टर तेजस ने एक एक करके कई सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, जैसे कि राज ठाकरे और डॉक्टर गटानी। जी हाँ, राज ठाकरे का कहना था कि ये जो अटैक किया गया है ये बस कसाब या उसके साथी का काम नहीं है, ये एक फुल टू प्लानिंग है जो सरहद पार बैठकर की गई है और मासूम लोगों पर निशाना साधा गया है। राज ठाकरे ने कोर्ट में कुछ GPS एविडेंस जो कसाब के प्लेसेस को हाईलाइट करते थे और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग प्रेजेंट की गई। और डॉक्टर गटानी बताते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के दौरान उन्हें वहाँ पे जो DNA टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिली थी उसमें कसाब का इन्वॉल्वमेंट है। और हमने इस केस में ये भी देखा कि हमारे 2 नए एडवोकेट हमारे सामने आए, रोहन सालियन और आदित्य सोलंकर। अब हम बढ़ते हैं हमारी 4th हियरिंग की तरफ और देखते हैं कि आदित्य सोलकर कसाब को बचा पाएंगे या फिर तेजस निकम के सपोर्टिव एडवोकेट उन्हें मुजरिम करार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 4th हियरिंग। लेट्स स्टार्ट 4th हियरिंग। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो ये कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मिस्टर निकम और मिस्टर सोलकर, क्या आप कोर्ट के दिए गए समय में सबूत इकट्ठा कर पाए? जी हाँ माय लॉर्ड, मैंने अपने 3 विटनेस को इस दिए गए समय में इकट्ठे करे हैं। जो सबसे पहले हैं मिस्टर जुबेर खान को मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? इजाजत है। जुबेर खान कटघरे में हाजिर है। आप कुरान पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह है जुबेर खान, ये लियोपोलो कैफे के मालिक हैं और जब 26 नवंबर 2008 की रात इनके कैफे पे हमला हुआ था उस समय वहां पर ये भी मौजूद थे। इन्होंने इस हमले को अपनी आंखों के सामने देखा है।
तो सबसे पहले जुबेर खान, आप इस अदालत को अपने बारे में बताइए और आपने उस हमले में क्या क्या देखा उसके बारे में बताइए। योर ऑनर, मेरा कैफे कुलाबा में है, लियो पोलो कैफे। उस रात 9:30 बजे सब नॉर्मल था। अचानक से कुछ लोग भागते हुए कैफे के अंदर आए। कुछ लोग चीख रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। मैंने कैफे की खिड़की से बाहर देखा तो पाया एक पतला सा लड़का काली जैकेट में AK-47 लेके लगातार फायरिंग कर रहा है। बाद में कंफर्म हुआ वही अजमल कसाब था। क्या आपने उनका चेहरा ध्यान से देखा था? हाँ, क्लियर देखा और बाद में CCTV फोटो से भी मैच हुआ। क्या आपने और कुछ जाना या देखा? फायरिंग बिना रुके चल रही थी। वो डर, वो पैनिक आज भी याद करके माय लॉर्ड मैं कांप जाता हूँ। तो मिस्टर जुबेर, क्या ये वही शख्स है जिसने इतने बड़े साजिश को अंजाम दिया? क्योंकि उस समय अंधेरा भी था और शोरगुल वातावरण था और भगदड़ का माहौल था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत नहीं हो सकता। बाद में क्या आप 100% श्योर है कि ये वही शख्स है? यस मिस्टर सोलकर, आई एम 100% श्योर, नो डाउट। थैंक यू मिस्टर जुबेर, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, अब मैं अपने दूसरे क्लाइंट सर मिस्टर रतन टाटा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? इजाजत है। रतन टाटा कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ, जो बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह रतन टाटा जो कि ताज होटल के ऑनर है। मोहम्मद कसाब के हमला करने वाली लिस्ट में से, उसी लिस्ट में से एक जगह था इनका ताज होटल। ताज होटल हमारे इंडिया का सबसे लग्जरियस होटल है और ये मुंबई की GDP में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और उसी होटल पर इन्होंने हमला करा था, जिसके कारण काफी सारे हमारे विदेशी मेहमानों की भी मौत हुई थी। तो सबसे पहले टाटा, आप ये बताइए कि ताज होटल आपके लिए कितना मायने रखता है? योर ऑनर, ताज होटल मेरे लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 26/11 की रात टेररिस्ट ने हमारे मेहमानों और स्टाफ को बिना किसी रीजन के टारगेट किया। मेरे को ये खबर रात के 10:15 पे मिली और CCTV फुटेज में ये साफ जाहिर होता है कि हथियारों से लोडेड आतंकवादी होटल के अंदर ग्रेनेड और फायरिंग करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। क्या आपने और कुछ देखा और इसका इम्पैक्ट क्या था, आप वो भी बताइए। इसमें हमने अपना बहुत कुछ खोया, मासूमों की जान, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, बट इमोशनल ट्रूथ प्राइसलेस। कासिम के ग्रुप के आने से सिटी का फैब्रिक ही टूट गया था। तो मिस्टर रतन टाटा, डिड यू सी कसाब पर्सनली इन द होटल? नो, बट फोरेंसिक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम और CCTV को मद्देनजर रखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि इस आतंकी हमले के पीछे कसाब और उसके साथियों का हाथ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके स्टेटमेंट रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है? जी हाँ, मेरे सारे स्टेटमेंट रिपोर्ट पर बेस्ड है। थैंक यू मिस्टर रतन टाटा, नाउ यू कैन गो। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे अदालत में कभी भी छंद डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाती है अदालत। उसके लिए कुछ पुख्ता सबूत और ठोस गवाहों की जरूरत होती है। तो हमें इस केस में अभी और ठोस गवाह और सबूत चाहिए। तो मिस्टर निकम, क्या आप कोई और गवाह पेश करना चाहेंगे? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अपने एक आखिरी विटनेस गौतम अडानी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। क्या इजाजत है? इजाजत है। गौतम अडानी कटघरे में हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के शपथ लीजिए कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, यह गौतम अडानी जब मोहम्मद कसाब ने ताज होटल पर हमला करा था, उस समय ताज होटल में ये भी मौजूद थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज हमारे सामने ये मोहम्मद कसाब के खिलाफ गवाही देने के लिए मौजूद है। तो सबसे पहले गौतम अडानी, आप ये बताइए कि आपने वहां पर क्या क्या देखा था? योर ऑनर, मुंबई गवर्नमेंट ने मुझे एक पोस्ट अटैक इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला था। मैंने देखा टेररिस्ट ने हाई टेक कम्युनिकेशन डिवाइसेस और GPS यूज किया। GPS लॉक्स ने हमें साफ दिखा दिया जो टेररिस्ट थे वो पहले कराची से अरेबिक सी से मुंबई शेयर लाइन तक आए। ये कोई गलती से हुआ हमला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जो कि मिलिट्री स्टाइल में किया गया है। तो मिस्टर अडानी, आप साफ कहिए कि कहना क्या चाहते हैं? हमारे अदालत का क्यों कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? सिर्फ एक बात, कसाब अकेला नहीं था, वो ना ही डरा हुआ था, वो एक वेल प्रिपेयर्ड यूनिट का मेंबर था, टेररिस्ट यूनिट का मेंबर था। मिस्टर अडानी, आप कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है जो
कसाब की कल्पिट का जज कर रहे हैं। फैसला लेना अदालत का काम है, अदालत अपना काम बखूबी जानती है। मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने नहीं आया हूँ, मैं एक फैक्ट रख रहा हूँ जो कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अब आप जा सकते हैं अडानी। इन सालों को मारने में तो मजा आता है, इन सबको मार कर उनको जन्नत मिलेगी, जन्नत। वैसे भी ये सब जीकर क्या करेंगे, इन सबको मारकर मेरे को जन्नत चाहिए, जन्नत बिल्कुल। कसाब, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरे पूरे आप शांत हो जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। तो मिस्टर सोल्जर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, ना तो मैं यहाँ पे अटैक को डिफेंस करने आया हूँ और ना तो ट्रेजेडी को जस्टिफाई करने आया हूँ। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से विनती करता हूँ कि फैसला लेने से पहले सिर्फ फॉरेंसिक डेटा पर ध्यान ना दिया जाए, ह्यूमन फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाए। कोर्ट सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और इन तीनों के विटनेस की टेस्टिमोनी रिकॉर्ड करती है। फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन कल होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल 7 days। आसान था एक बार में गोली चलाना, उतना ही मुश्किल है एक एक करके सबूत कोर्ट में पेश करना। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इस कोर्ट में एडवोकेट्स ने बहुत सारे सबूत पेश किए, जैसे राज ठाकरे, जैसे जुबेर खान जो लियो पोलो कैफे के मालिक है, रतन टाटा जो खुद ताज होटल के मालिक है, और खुद गौतम अडानी जिसने ये सारे इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे। इन सब का कहना था कि हाँ, कसाब वही शख्स है जिसने ये अटैक किया, जिसने 166 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब समय है जजमेंट का, क्योंकि सारे सबूत कसाब के खिलाफ है और कसाब अकेले कटघरे में खड़ा है। क्या कसाब को फांसी मिलेगी या नहीं, देखते हैं। अब इस हियरिंग में हमारी कोर्ट का जजमेंट आएगा। अब क्योंकि जजमेंट हम सभी जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालने से अच्छा और इस केस को हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। में पेश किया जाए। अजमल आमिर कसाब कटघरे में हाजिर हो। आप कुरान पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और मिस्टर सोलकर, दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास कोई अंतिम विटनेस है जो आप अदालत के सामने पेश करना चाहेंगे, या फिर आप दोनों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अभी तक इस अदालत में 650 विटनेस की टेस्टिमनी सुनी जा चुकी है। 2000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश किए जा चुके हैं। जीपीएस एविडेंस, बैलिस्टिक एनालिसिस या फिर ऑडियो इंटरसेप्ट तक इस अदालत में अभी तक दिखाए जा चुके हैं। और ये सारी चीजें बस एक ही बात का दावा करती है कि कसाब एक ही इरादे से भारत आया था, वो ये था कि जितने ज्यादा लोगों को मार सके उतनों को मारे, और उसने यही किया। इसने सिर्फ सीएसटी स्टेशन पर 52 लोगों को मारा, 109 को इंजर्ड किया। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके शिकार हुए हमारे 166 मासूम लोग। माय लॉर्ड, हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने इन्हें हथियारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। जहां जहां पर इन्होंने हमला करा वहां के हर सीसीटीवी कैमरा में इनकी फेस की फुटेज कैद हुई है। इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस भी किया, और जब तक इन्हें यह नहीं लगा कि फांसी का फंदा इनका इंतजार कर रहा है, तब तक इन्होंने कोई रिग्रेट भी नहीं दिखाया। माय लॉर्ड, ये कोई क्राइम ऑफ कन्फेशन नहीं था, ये कोई गुस्से का पल नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडी खूनी जंग थी हमारी इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ। ये एक टेररिज्म अटैक था सबसे एविल शकल में। माय लॉर्ड, हम सभी जानते हैं जब जुर्म इतना सीरियस हो कि सोसाइटी का कंसाइन चल जाए, जब जुर्म इतना सीरियस हो कि कोई मीडिएटिंग सर्कमस्टेंस ना हो, जब जुर्म इतना सीरियस हो कि एक्यूज को रिमर्स ना दिखाए, तब बस एक ही पनिशमेंट बचती है, वो है पेनल्टी ऑफ डेथ। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद कसाब पे ये पेनल्टी ऑफ डेथ की पनिशमेंट लगाई जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मैं बदले की भावना से कह रहा हूं, बल्कि ये दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि इंडिया ना ही कभी टेररिज्म टॉलरेट करता था, ना करता है और ना आगे चल के करेगा। जो कोई हमारे इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ
जंग छेड़ेगा उसका नतीजा सिर्फ मौत होगी माय लॉर्ड, सिर्फ मौत। प्रोक्यूशन रेस्ट। मिस्टर सोलकर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मैं इस समय बहुत मुश्किल सिचुएशन में हूँ, लेकिन मेरा काम है कि अपने एक्यूज को डिफेंस करना, लेकिन मेरे क्लाइंट मिस्टर अजमल आमिर के कसाब के खिलाफ इतने सारे ठोस और पुख्ता एविडेंस होने के कारण मैं सच को झुठला नहीं सकता। लेकिन मैं चाहता हूं अदालत फैसला लेने से पहले कुछ बातों पर ध्यान जरूर दे, जैसे कि जो एक्यूज जो है वो सिर्फ 21 साल का है और गरीबी से आता है, जिसे ब्रेन वॉश और रेकलाइज करके पाकिस्तान के आतंकी संगठन लिट्टे द्वारा भेजा गया और इसे मारना सिखाया गया, जन्नत का हवाला दिया गया माय लॉर्ड। लेकिन मैं अदालत से एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कसाब को फांसी देने से क्या सारी टेररिज्म खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि कसाब के मरने से पूरी तरीके से टेररिज्म अभी भी खत्म नहीं होता है। ना तो मैं मर्सी मांग रहा हूं और ना तो मैं लेगनेसी मांग रहा हूं, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे क्लाइंट अजमल आमिर कसाब को कम से कम सजा दी जाए। मिस्टर कसाब, आप पर मिस्टर तेजस के लगाए हुए सारे आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और जो मैंने ये सब किया है मैंने जन्नत पाने के लिए किया है। एविडेंस, प्रोविंसेस और लीगल सबमिशन को बहुत ध्यान से सुना है। इसी के साथ प्रोसेशन के सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस स्टेटमेंट, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि आरोपी के खुद के कन्फेशन को कोर्ट के सामने रखा। डिफेंस ने मिटिगेटिंग फैक्टर जैसे आरोपी की उम्र, बैकग्राउंड और उसके ब्रेन वॉश को हाईलाइट किया, लेकिन ये एक्ट पूरी प्लानिंग के साथ मासूम लोगों को टारगेट किया गया था और इस एक्ट को करने के बाद आरोपी ने कोई पछतावा भी नहीं दिखाया। इस कोर्ट का फर्ज है कि वो अपना फैसला कानून के मुताबिक दे, ना गुस्से में, ना बदले की भावना में, सिर्फ जस्टिस के प्रिंसिपल पे। सो द फाइनल ऑर्डर ऑफ द केस अजमल आमिर कसाब वर्सेस महाराष्ट्र इज, इंडिया के कानून के मुताबिक और इस कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक मुजरिम यानी मिस्टर कसाब को डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुनाई जाती है। और ये सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि ताकि हम किसी से बदला लें, बल्कि ये सजा इसलिए दी जा रही है कि ताकि पूरी दुनिया ये समझ सके कि इंडिया के कानून में टेररिज्म के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और अगर किसी भी मासूम की जान ली जाएगी तो उसका अंजाम कठोर होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर तेजस, आप ये केस जीत चुके हैं। थैंक यू योर ऑनर। कसाब को फांसी दो, कसाब को फांसी दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू तेजस मैम, आप ये केस जीत चुके हैं, तो आप अपनी जीत पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस केस को जीत के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये केस मैंने अपने लिए नहीं लड़ा है, ये केस मैंने उन सारे मासूम बेगुनाहों के लिए लड़ा है जिन्होंने इस भयावह हमले में अपना कुछ न कुछ खोया है या फिर सब कुछ खोया है। ये केस उनकी तरफ से मैंने इसलिए लड़ा है क्योंकि अगर आज उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो आगे चल के शायद हर नागरिक का भारत के कानून या भारत के संविधान पे से भरोसा उठ जाता है। थैंक यू मिस्टर निगम। तो आप टेररिज्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं टेररिज्म को लेकर बस यही कहना चाहूंगा जो कि मैंने अदालत में कहा था कि इंडिया ना ही कभी टेररिज्म टॉलरेट करता था, ना करता है और ना आगे चल के करेगा। जो कोई हमारे इनोसेंट सिविलियंस के खिलाफ जंग छेड़ेगा उसका नतीजा सिर्फ मौत होगी, सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। नकाब फांसी तक ला ही देने वाले हम तुझे कसाब। हाँ, ये वही आखिरी वाक्य है जो कमिश्नर ने कसाब के फांसी से पहले कहा था। इस केस की आखिरी हियरिंग में देखा कि कसाब को सजा दी गई, द पेनल्टी ऑफ डेथ यानी सजाए मौत। केस खत्म, जजमेंट आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा हमले नहीं होंगे, दोबारा टेररिस्ट अटैक नहीं होंगे। बात सीधी है, हम जीते हैं तो हमारे दुश्मन हैं और हमें हराने की कोशिश की जाएगी। 26/11 की उस रात हमने क्या देखा कि हाँ, अगर कोई अपने मजहब को, अपने कुरान को, अपनी गीता को, अपनी बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ता है तो वो गलत है, वो गलत रास्ते पर है और उन लोगों का इस्तेमाल वो लोग करेंगे जिन्हें अपने मकसद पूरे करने हैं। 26/11 की वो रात जिससे हमें बताया कि जो इंसान गलत है उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बर्बादी की तरफ धकेल देंगे। 26/11 की वो रात जिस दिन हमने जाना कि अजमल कसाब जो खुद एक मुस्लिम है, उसने अटैक करते वक्त
26/11 की वो रात जिस दिन हमें बताया गया कि देयर इज ओनली वन कास्ट,